हेलो एवरीवन, आज हम 10th क्लास ज्योग्राफी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 विनिर्माण उद्योग के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर की शुरुआत एक कहानी से होती है, जिसके अंतर्गत हरीश नाम का एक बच्चा है जो कि अपने माता पिता के साथ दिवाली के अवसर में बाजार जाता है। उन्होंने उसके लिए कपड़े, जूते ये सब खरीदते हैं और उसकी माँ बर्तन, चीनी, चाय, मृदा, दीप आदि के दीप ये खरीदती हैं। हरीश ने देखा कि दुकानें अत्यधिक सामान से भरी थी। चीज़ों को इतनी अधिक मात्रा में देखकर वह हैरान था। फिर उसके पिता ने समझाया कि जूते, कपड़े, चीनी आदि बड़े उद्योगों की मशीनों द्वारा बनाए जाते हैं और जबकि छोटे उद्योगों में बर्तन बनाए जाते हैं तथा दीप जैसी चीज़ें व्यक्तिगत तौर पर कारीगरों द्वारा घरेलू उद्योगों में बनाई जाती हैं। क्या आप इन उद्योगों के बारे में जानते हैं? तो चलिए अब हम जानते हैं कि ये उद्योग होते क्या हैं। कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहा जाता है। यानी कि जितने भी जो कच्चे पदार्थ होते हैं, जब हम उनको एक मूल्यवान या फिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तुओं में जब हम उसको परिवर्तित कर देते हैं तो फिर वो विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहलाता है। क्या आप जानते हैं कि जो लकड़ी होती है, लकड़ी से कागज़ बनाया जाता है, गन्ने से चीनी बनाई जाती है, जो लौह अयस्क होता है उससे लौह इस्पात बनाया जाता है तथा एल्यूमिनियम बॉक्साइड से निर्मित होता है। एल्यूमिनियम जो है वो बॉक्साइड से बनाया जाता है। क्या आप यह जब भी जानते हैं कि कई किस्म के कपड़े ऐसे रेशे से बनते हैं जो रेशा उद्योग में बनते हैं। ठीक है। अब ये जो उद्योग होते हैं, ये जो जितने भी कार्य हैं, वो द्वितीयक कार्यों में लगे व्यक्ति कच्चे माल को परिष्कृत वस्तुओं में परिवर्तित करते हैं। यानी कि ये जो सारे जो कार्य हैं जो विनिर्माण उद्योग के हैं, वे द्वितीयक कार्य कहलाते हैं और जो व्यक्ति हैं जो कच्चे माल को परिष्कृत वस्तुओं में परिवर्तित करते हैं, जैसे कि स्टील, कार, कपड़ा उद्योग, बेकरी तथा पेय पदार्थ संबंधी उद्योगों में लगे श्रमिक इसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। कुछ व्यक्ति सेवाएं प्रदान करने में रोजगार पाते हैं। इस अध्याय में द्वितीयक क्रियाओं के अंतर्गत विनिर्माण उद्योग के विषय में हम पढ़ेंगे। ठीक है। यानी कि द्वितीयक क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं, इन सब के बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। किसी भी देश के अगर हमें आर्थिक उन्नति का पता लगाना हो कि वहाँ पर कितनी आर्थिक उन्नति हो रही है, तो हम वहाँ के जो विनिर्माण उद्योग हैं उनके बारे में हम पता कर सकते हैं। यानी कि जितने ज़्यादा विनिर्माण उद्योगों का विकास होगा, इतना ही ज़्यादा उस देश की आर्थिक उन्नति होती है। ठीक है। अब हम देखते हैं जो विनिर्माण होते हैं उनका क्या क्या महत्व है। विनिर्माण का महत्व। विनिर्माण उद्योग सामान्यतः विकास की एक विशेषता आर्थिक विकास की रीढ़ समझे जाते हैं कि जो सामान्यतः विकास की और साथ ही मतलब जो विनिर्माण उद्योग का जो सामान्य विकास होता है उसकी और जो साथ ही जो आर्थिक विकास होता है उसकी रीढ़ समझे जाते हैं। क्योंकि विनिर्माण उद्योग न केवल कृषि के आधुनिकीकरण में सहायक है, वरन द्वितीयक व तृतीयक सेवाओं में रोजगार उपलब्ध कराकर कृषि पर हमारी निर्भरता कम करते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए अगर किसी भी स्थान पर एक मतलब कि मान लीजिए कोई भी एक स्थान है जो कि ग्रामीण क्षेत्र का, मान लीजिए कोई भी ग्रामीण क्षेत्र का एक स्थान है, वहाँ पर सारे लोग कृषि के कार्य में रहते हैं, उसी कृषि कार्य में वो लगे रहते हैं और फिर उसके बाद अगर उसी स्थान के आसपास में कोई उद्योग खुल जाता है, विनिर्माण उद्योग खुल जाता है, तो क्या होगा कि वहाँ के जो लोग हैं वो अपने रोजगार के लिए जो है वो उद्योगों में काम करने के लिए चले जाएंगे। उससे क्या होगा कि जो मतलब लोग हैं वो द्वितीयक और तृतीयक जो सेवाएं हैं उसमें जो है उससे अपना रोजगार उपलब्ध कराएंगे और साथ ही जो कृषि पर उनकी निर्भरता थी वो भी कम हो जाएगी। देश में औद्योगिक विकास, बेरोजगारी तथा गरीबी उन्मूलन का एक आवश्यक शर्त है। यानी कि अगर किसी भी देश का औद्योगिक विकास की अगर हम बात करें तो वहाँ पर देख सकते हैं कि वहाँ के जो लोग हैं वो बेरोजगारी और गरीबी से अगर जूझ रहे होते हैं, तो अगर औद्योगिक विकास होता है तो समझिए कि वो लोग पहले गरीब थे, बेरोजगार थे और उनको अब रोजगार मिल चुका है। भारत में सार्वजनिक तथा संयुक्त क्षेत्र में लगे उद्योग इसी विचार पर आधारित हैं। जनजाति तथा पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना का उद्देश्य भी क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना था। निर्माण वस्तुओं का निर्यात
निर्यात वाणिज्यिक व्यापार को बढ़ाता है। यानी कि जो उद्योगों के अंतर्गत जितनी भी वस्तुएं बनती हैं उससे क्या होता है कि जो भारत के अंदर जो वस्तुओं का निर्यात है वो बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है कि वाणिज्य व्यापार भी बढ़ता है। यानी कि जब हमारे देश के अंतर्गत कोई भी वस्तु बनेगी उद्योगों के अंतर्गत, तो जब कोई वस्तु बनेगी तो उसका पहले हमारे देश के लोग जो हैं वो उसका आयात बंद कर देंगे दूसरे देशों से, और साथ ही अपनी जो आवश्यकता है उनको पूरा करेंगे। आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ साथ उसका दूसरे देशों में फिर निर्यात भी करेंगे, जिससे क्या होगा कि जो वाणिज्यिक व्यापार है वो बढ़ जाएगा। जिससे क्या होगा, इससे क्या लाभ होगा कि अपेक्षित विदेशी मुद्रा की हमें प्राप्ति होगी। यानी कि जब लोग विदेश के लोग उसको हमारे देश की किसी भी वस्तु को खरीदेंगे तो फिर वो उनके पास अपनी मुद्रा होगी। ऐसा तो नहीं है कि उनके पास हमारी मुद्रा होगी, हमारे देश की मुद्रा होगी, ऐसा नहीं है, बल्कि उनके पास उनकी खुद की मुद्रा होगी। वो उनकी खुद की मुद्रा को हमको देंगे, फिर हमारा जो सामान है वो लेंगे। तो उससे क्या होगा, जो उनकी मुद्रा है, विदेश के लोगों की जो मुद्रा है, तो उसकी हमें प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है। और साथ ही वे देश ही विकसित हैं, यानी कि वो देश विकसित देश होते हैं जो कच्चे माल को विभिन्न तथा अधिक मूल्यवान तैयार माल में विनिर्मित करते हैं। यानी कि जो देश विकसित देश कहलाते हैं, उसमें क्या होता है कि जो कच्चा माल होता है, कच्चे माल का किस तरीके से वो विभिन्न तरीक़ों से, यानी कि बहुत ही ज़्यादा अलग अलग तरीक़ों से, और उसको कितना ज़्यादा वो मूल्यवान बनाते हैं, इस चीज़ पर निर्भर करता है कि जितना ज़्यादा लोग कच्चे माल को विभिन्न तरीक़ों से और बहुत ज़्यादा जब हम उसको मूल्यवान बना देते हैं, तो उससे जो है उससे क्या होता है कि जो विनिर्माण उद्योग है उसका भी विकास होता है, साथ में देश का भी उससे विकास होता है। भारत का विकास विविध, यानी कि विभिन्न या शीघ्र औद्योगिक, यानी जल्दी जो औद्योगिक विकास में उसमें निहित है। कृषि तथा उद्योग एक दूसरे के पृथक नहीं है। इसका मतलब है कि जो कृषि और उद्योग हैं वो एक दूसरे से अलग नहीं है, बल्कि ये एक दूसरे के पूरक हैं। उदाहरण के लिए जैसे भारत में कृषि पर आधारित उद्योगों ने कृषि पैदावार बढ़ोतरी को प्रोत्साहित किया है। यानी कि जैसे भारत के अंदर जो उद्योग खुले हैं, जो कृषि आधारित उद्योग हैं, उनके खुलने से क्या हुआ है कि जो हमारे भारत की कृषि है वो भी उसके अंदर भी एक वो बढ़ गई है, यानी कि उसको भी एक प्रोत्साहन मिला है उद्योगों के लिए भेजने का। क्योंकि जब लोग कृषि करेंगे तो वो सोचेंगे कि पहले हमारी आवश्यकता वो पूरी हो जाए, फिर उसके बाद वो जो है वो उद्योगों के लिए उसका जो माल है, कच्चा माल, वो उद्योगों के लिए चला जाए। ठीक है। ये उद्योग कच्चे माल के लिए कृषि पर निर्भर है। ये जो उद्योग होते हैं वो कच्चे माल के लिए कृषि पर निर्भर होते हैं तथा इनके द्वारा निर्मित उत्पाद, जैसे सिंचाई के लिए पंप, उर्वरक, कीटनाशक दवाएं, प्लास्टिक पाइप, मशीनें व कृषि औजार आदि पर किसान निर्भर हैं। इसलिए विनिर्माण उद्योग के विकास तथा स्पर्धा से न केवल कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिला है, अपितु उत्पादन प्रक्रिया भी सक्षम हुई है। आज वैश्वीकरण यानी कि पूरा का विश्व का एकीकरण के युग में हमारे उद्योगों को अधिक प्रतिस्पर्धा तथा सक्षम होने की आवश्यकता है। केवल आत्मनिर्भरता ही काफ़ी नहीं, हमारी वस्तुएं गुणवत्ता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हों, तभी हम अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे। यानी कि जिस तरीके से जो आज का युग है, पूरा वैश्वीकरण का जो आज युग है, इस टाइम पर हमारे यहाँ पर उद्योगों का खुलना और साथ ही उसमें हमारा देश अपने उद्योगों पर आत्मनिर्भर होना, सिर्फ इतना ही हमारे लिए काफ़ी नहीं है, बल्कि इतना ज़्यादा ज़रूरी है आज के युग में उद्योगों का अच्छी क्वालिटी का होना, अच्छी गुणवत्ता का होना इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि वो जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो दूसरे देशों की जो वस्तुएं हैं उनसे वो एक तरीके से प्रतिस्पर्धा कर पाएँ, मतलब कि अच्छी हो पाएँ दूसरे देशों के हिसाब से। ठीक है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान। अब जो पूरे देश की जो अर्थव्यवस्था होती है, जिसे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था कहते हैं, उसके अंतर्गत उद्योगों का क्या योगदान है, इसके बारे में हम देखते हैं। इसमें पिछले 2 दशकों से सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण उद्योग का योगदान 27% से 17% ही है, क्योंकि 10% भाग खनिज खनन, गैस तथा विद्युत ऊर्जा का योगदान है। भारत की अपेक्षा अन्य पूर्वी एशियाई देशों में विनिर्माण का योगदान सकल घरेलू उत्पाद का 25 से 30% है। पिछले 1 दशक से भारतीय विनिर्माण क्षेत्र में 7% प्रति वर्ष की दर से बढ़ोतरी हुई है। बढ़ोतरी की यह दर अगले दशक में 12% अपेक्षित है। वर्ष 2003 से विनिर्माण क्षेत्र का विकास 9 से 10% प्रति वर्ष की दर से हुआ है। उपयुक्त सरकारी नीतियों तथा औद्योगिक उत्पादन में बढ़ोतरी के नए प्रयासों से अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि
विनिर्माण उद्योग अगले 1 दशक में अपना लक्ष्य पूरा कर सकता है। इस उद्देश्य से राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा परिषद नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल की स्थापना की गई। अब हम देखते हैं औद्योगिक अवस्थिति के बारे में। उद्योगों की स्थापना स्वभावतः जटिल है। इनकी स्थापना कच्चे माल की उपलब्धता, श्रमिक पूंजी, शक्ति के साधन तथा बाजार आदि की उपलब्धता से प्रभावित होती है। इन सभी कारकों का एक समान पर पाया जाना लगभग असंभव है। फलस्वरूप विनिर्माण उद्योग की स्थापना के लिए वही स्थान उपयुक्त है जहां ये कारक उपलब्ध हों अथवा जहां इन्हें कम कीमत पर उपलब्ध कराया जाता है। यानी कि जो कच्चे माल की जो उपलब्धता है, श्रमिक है, पूंजी है, शक्ति का जो साधन होते हैं और साथ ही जो बाजार हैं, इन सब से जो है वो इन सब की जो उपलब्धता होती है, इन सब की जो एक तरीके से जो पूर्ति होती है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो उद्योगों को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करती हैं। कैसे कि ये जो कारक हैं अगर ये कारक अगर उपलब्ध हों तो जहाँ इन्हें कम कीमत पर उपलब्ध कराया जा सकता है, यानी कि या तो इससे क्या होगा कि अगर कहीं भी स्थान पर किसी भी स्थान पर कच्चा माल उपलब्ध होगा, श्रमिक अच्छे होंगे, पूंजी होगी, शक्ति के साधन होंगे, बाज़ार होगा, तो इससे क्या होगा कि जो औद्योगिक अवस्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। हालांकि ये सारी चीज़ें एक साथ मिलना, यानी कि कच्चा माल भी अच्छा मिल जाए, श्रमिक भी सस्ते मिल जाए, पूंजी भी हम सही से लगा दें, शक्ति के साधन भी सही मिल जाए और बाज़ार की भी सही उपलब्धता हो, ये सारी चीज़ें एक साथ मिलना काफ़ी ज़्यादा जटिल होता है। यानी कि इतना आसान ये कार्य नहीं है। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो बहुत ही अच्छी मात्रा में जो उद्योगों की अवस्थिति है, उद्योगों का जो एक विकास है वो बहुत ही अच्छा होगा। औद्योगिक प्रक्रिया के प्रारंभ होने के साथ साथ नगरीकरण प्रारंभ होता है। मतलब कि अगर मान लीजिए किसी भी स्थान पर अगर कोई भी उद्योग खुल जाता है तो उससे क्या होगा कि उद्योग के खुलने से किसी भी स्थान पर अगर कोई भी उद्योग खुलता है तो उसके आसपास क्या होगा कि घर बसने शुरू हो जाते हैं। उससे क्या होता है कि एक तरीके का जो नगरीकरण है या शहरीकरण है वो आ जाता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि जो उद्योग हैं वो शहरों के निकट लगा दिए जाते हैं, है ना। मतलब कि कई बार ऐसा भी होता है कि जो उद्योग हैं वो जो नगर होते हैं, शहर होते हैं, उसके आसपास लगा दिए जाते हैं। उससे क्या होता है कि इसका कहने का मतलब ये है कि जो औद्योगिकरण है और जो नगरीकरण है वो दोनों एक साथ साथ मतलब कि चलते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए अगर किसी स्थान पर उद्योग लगाया लेकिन वहाँ पर नगरीकरण नहीं था तो घर बसने शुरू हो जाएंगे, फिर नगरीकरण हो जाएगा वहाँ पर। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जो उद्योग हैं वो ही शहरों में, नगरों में लगा दिए जाते हैं, नगरों के आसपास लगा दिए जाते हैं। इसी वजह से यहाँ पर कहा गया कि औद्योगिकरण नगरीकरण जो है वो एक साथ साथ चलते हैं। और साथ ही जो नगर होते हैं, क्योंकि जो नगर होते हैं वो उद्योगों को बाजार से और सेवाएं प्रदान करते हैं, जैसे क्या बैंकिंग, बीमा, परिवहन, श्रमिक वित्तीय सलाह, ये सारी जो सुविधाएं हैं वो उनको उपलब्ध कराते हैं नगर। ठीक है। नगर केंद्रों द्वारा दी गई सुविधाओं से लाभान्वित कई बार बहुत से उद्योग नगरों के आसपास ही केंद्रित हो जाते हैं, जिसको क्या समूहन बचत कहा जाता है। ऐसे स्थानों पर धीरे धीरे बड़ा औद्योगिक समूहन स्थापित हो जाता है। स्वतंत्रता से पहले जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, उससे भी पहले का जो टाइम था, तो उस टाइम क्या हुआ था कि जो अधिकतर विनिर्माण उद्योग हैं उनकी स्थापना दूरस्थ देशों से व्यापार पर आधारित थी। यानी कि जो दूर दूर के देश हैं उनसे उनका व्यापार होता था, जैसे मुंबई, कोलकाता व चेन्नई आदि। परिणाम स्वरूप कुछ एक नगर औद्योगिक केंद्र के रूप में उभरे जो ग्रामीण कृषि पृष्ठ प्रदेश से घिरे थे। औद्योगिक बाजार संबंध को आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरीके से चलता है। किसी उद्योग की स्थिति का निर्धारण उसकी न्यूनतम उत्पाद लागत से निर्धारित होता है। सरकारी नीतियों तथा निपुण श्रमिकों की उपलब्धता भी उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित कर देती है। यानी कि जो उद्योग की अवस्थिति है वो कई बार जो सरकारी नीतियाँ होती हैं या फिर जो श्रमिक होते हैं, निपुण श्रमिक होते हैं, उनकी जो उपलब्धता होती है उससे भी कई बार जो उद्योग हैं वो प्रभावित हो जाते हैं। उद्योगों का वर्गीकरण।
रोज़मर्रा के इस्तेमाल की विभिन्न औद्योगिक उत्पादों की सूची बनाएं, जैसे ट्रांजिस्टर, बिजली का बल्ब, वनस्पति तेल, सीमेंट, कांच का सामान, पेट्रोल, माचिस, स्कूटर, वाहन, दवाइयाँ आदि। यदि हम विशेष मापदंडों के आधार पर विभिन्न उद्योगों का वर्गीकरण करते हैं तो विनिर्माण को आसानी से समझ सकेंगे। उद्योगों को किस प्रकार निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है, यानी कि ये सारे जितने भी हमारे रोज़ के इस्तेमाल की सारी जितनी चीज़ें होती हैं, इनको अगर हम देखें और सोचें कि ये कौन कौन से प्रकार में आती है, तो हम इसको बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। जैसे क्या यहाँ पर बात करते हैं कि जो कच्चा माल होता है, कच्चे माल के आधार पर कौन कौन से उद्योग होते हैं। कच्चे माल के आधार पर दो प्रकार के उद्योग होते हैं, एक कृषि आधारित उद्योग और दूसरे होते हैं खनिज आधारित उद्योग। कृषि आधारित उद्योग में क्या होता है कि जो सूती वस्त्र आ जाते हैं, इसमें ऊनी वस्त्र आ जाते हैं, पटसन, रेशम वस्त्र, रबर, चीनी, चाय, कॉफ़ी तथा वनस्पति तेल उद्योग, यानी कि ये सारी चीज़ें क्या है, हमारे ज़रूरत की सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी जो चीज़ें आती हैं, चाय, कॉफ़ी, रबड़, चीनी और वनस्पति तेल उद्योग, सूती वस्त्र, ऊन, पटसन, रेशम, ये सब क्या हैं, ये हमें कृषि से प्राप्त होती हैं। इसी वजह से इनको कृषि आधारित उद्योग कहा जाता है। और साथ ही जो लोहा होता है, इस्पात, सीमेंट, एल्युमिनियम, मशीन, औजार और जो पेट्रो रसायन उद्योग होते हैं, यानी कि ज़्यादातर हम जो है लोहे का और जो सीमेंट होता है, इन सब का, एल्युमिनियम का, मशीनों का, औजारों का, इनका ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारे जो औजार होते हैं, ये सारी जो चीज़ें होती हैं, वो खनिज आधारित उद्योग के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं जो प्रमुख भूमिका के आधार पर जो उद्योग होते हैं, उनको भी दो भागों में बांटा गया है। एक वो उद्योग होते हैं जिनको आधारभूत उद्योग कहा जाता है, और दूसरे होते हैं उपभोक्ता उद्योग। आधारभूत उद्योग का मतलब होता है कि वो उद्योग जिनका मतलब कि वो बने एक कच्चे माल से वो बनाए गए, बनने के बाद जो है वो फिर दूसरे उद्योगों में चले जाते हैं, फिर दूसरे उद्योगों में जा कर के फिर वो बनते हैं, तब जा कर के वो उपयोग में आते हैं। यानी कि जिनके उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर हैं, जैसे कि लोहा इस्पात है, तांबा प्रगलन है, एल्युमिनियम प्रगलन उद्योग हैं। यानी कि इनके एक बार मतलब इनको गलाया जाएगा, फिर मतलब गर्म कर कर के, और फिर इनसे जो है वो अलग अलग प्रकार की वस्तुएं बनाई जाएंगी, फिर दूसरे उस उद्योग में जाया जाएगा, वो फिर ऊपर से इनका जो है वो सही तरीके से इनको रिफ्रेश वगैरह किया जाता है। यानी कि काफ़ी एक लंबी प्रक्रिया होती है, यानी कि दो दो उद्योग जो हैं वो इनको चलाते हैं, वो कहलाते हैं आधारभूत उद्योग। लेकिन कुछ उद्योग ऐसे भी होते हैं जिनको उपभोक्ता उद्योग कहते हैं। वो ऐसे भी होते हैं कि जो एक बार उद्योग बना और सीधा ही वो उपयोग के लिए भेज दिया जाता है। जैसे कि चीनी है, गन्ने से एक बार चीनी बना दी गई, चीनी बनाने के बाद वो सीधा हमारे उपयोग में आ जाती है और सीधा हम उसका उपभोग कर लेते हैं। साथ में जो दंत मंजन है और साथ में जैसे लकड़ी होती है, लकड़ी से कागज़ बनाया, और साथ में जो है पंखे बनते हैं, सिलाई मशीन है, ये सारी जो चीज़ें हैं एक बार बन गई, बनने के बाद सीधा ही उपयोग में आ जाती हैं। तो ये जो उद्योग होते हैं वो उपभोक्ता उद्योग कहलाते हैं, यानी कि सीधा हम उनका उपयोग कर लेते हैं। और एक होते हैं पूंजी निवेश के आधार पर। पूंजी निवेश के आधार पर जो उद्योग होते हैं, एक लघु उद्योग को संपत्ति की एक इकाई पर अधिकतम निवेश मूल्य के परिप्रेक्ष्य में परिभाषित किया जाता है। यह निवेश सीमा समय के साथ परिवर्तित होती है, अधिकतर स्वीकार्य निवेश के आधार पर की जाती है। यह निवेश मूल्य समय के साथ बदला गया है, पर वर्तमान में अधिकतर निवेश 1 करोड़ रुपए तक स्वीकार्य हैं। यानी कि ऐसे निवेश जहाँ पर हम जो है वो पूंजी का निवेश करते हैं, पूंजी को लगा देते हैं उनमें, तो वो कहलाते हैं पूंजी निवेश के आधार पर। ठीक है, और एक होते हैं स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर भी ये 4 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सार्वजनिक क्षेत्र में लगे उद्योग, सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रबंधित तथा सरकार द्वारा संचालित उद्योग, यानी कि वो उद्योग जो सरकार की एजेंसियों के अंतर्गत आते हैं और जो सरकार के द्वारा संचालित उद्योग होते हैं, वो सब क्या हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग कहलाते हैं। जैसे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड BHEL तथा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल, जिसको कहा जाता है SAIL आदि, ये क्या है, वो सार्वजनिक क्षेत्र में लगे उद्योग हैं। ठीक है, और एक होते हैं निजी क्षेत्र के उद्योग, यानी कि जिनका एक व्यक्ति के स्वामित्व में और उसके द्वारा संचालित है, तो लोगों के स्वामित्व में या उनके द्वारा संचालित जो उद्योग होते हैं वो निजी क्षेत्र के उद्योग कहलाते हैं। यानी कि या तो एक व्यक्ति का हो या फिर जो व्यक्ति हो सिर्फ उसके अंदर लोग ही हों, सरकार का उसमें कोई भी हस्तक्षेप ना हो, तो वो जो उद्योग होंगे वो निजी उद्योग कहलाएंगे। जैसे कि टिस्को है, बजाज ऑटो लिमिटेड है, डाबर उद्योग है, ये सब क्या है, ये निजी उद्योग हैं। ठीक है,
और एक उद्योग होते हैं संयुक्त उद्योग, यानी कि वैसे उद्योग जो राज्य सरकार के निजी क्षेत्र में के संयुक्त प्रयास में से चलाए जाते हैं। यानी कि उसके अंतर्गत क्या होता है कि जो राज्य सरकार है और साथ में जो निजी है उसके अंदर यानी कि दोनों मिलकर के जब चलाते हैं, तो सरकार का भी उसके अंदर हस्तक्षेप हो और जो लोग हैं उनका भी निजी उसमें कुछ ना कुछ हो, तो उससे क्या होता है, वो जो होते हैं वो संयुक्त होते हैं, यानी कि मिल करके एक तरीके से, जैसे नाम से इसमें क्लियर है, संयुक्त यानी कि मिला करके जब ये दोनों मिल जाते हैं आपस में, दोनों मिल करके जब कार्य करते हैं, कोई सी उद्योग को चलाते हैं, तो वो संयुक्त उद्योग कहलाते हैं। जैसे कि ऑयल इंडियन लिमिटेड, ठीक है, तो ये जो है वो संयुक्त उद्योग कहलाते हैं। और एक उद्योग होते हैं जो सहकारी उद्योग कहलाते हैं, जिनका स्वामित्व कच्चे माल की पूर्ति करने वाले जो उत्पादक होते हैं, श्रमिक होते हैं, ये दोनों के हाथों में होता है। संसाधनों का कोष संयुक्त है तथा लाभ हानि का विभाजन भी अनुपातिक होता है। जैसे महाराष्ट्र के अंदर चीनी उद्योग है, केरल के नारियल पर आधारित उद्योग है। कहने का मतलब ये है कि वो उद्योग जिनका मतलब कि किसी व्यक्ति के पास कोई व्यक्ति है जो अपना कच्चा माल बनाता है, यानी कि उसका खुद का कृषि क्षेत्र है, कुछ खुद की जो है वो उसके पास जो कच्चा माल का जो उत्पाद है उसका खुद का है, और साथ में वो उसी व्यक्ति ने ही अपना जो उद्योग है वो खोल रखे हैं। तो वो जो उद्योग आते हैं वो सहकारी उद्योग के अंतर्गत आते हैं। साथ में उसमें श्रमिक भी आ जाते हैं, यानी कि जो उसके अंतर्गत काम करने वाले जो लोग हैं वो उनके हाथों में जो उद्योग होते हैं वो सहकारी उद्योग कहलाते हैं। जैसे महाराष्ट्र के अंदर जो चीनी उद्योग है, चीनी का जो उद्योग है वो लोग उनका खुद का होता है, मतलब कि एक व्यक्ति है जो कुछ व्यक्ति हैं जो अपना गन्ने की खेती करते हैं, खेती करने के बाद उनका खुद का एक जो है वो उद्योग है चीनी बनाने वाला, ठीक है, यानी कि गन्ने से वो खुद की अपनी चीनी बनाते हैं। और साथ ही जो केरल के अंतर्गत नारियल पर जो आधारित उद्योग हैं, उनके नारियल को बोते हैं और फिर उसके आधार पर ही जो वो उद्योग खोल रहे हैं वो सब क्या है, वो सब सहकारी उद्योग हैं, ठीक है। और साथ ही एक होते हैं कच्चा तथा तैयार माल की मात्रा व्यवहार के आधार पर, यानी कि जो कच्चा माल होता है और साथ में जो तैयार माल होता है उसमें के आधार पर जो उद्योग होते हैं, यानी कि इसमें दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जो भारी उद्योग कहलाते हैं और एक होते हैं हल्के उद्योग। भारी उद्योग के अंतर्गत जितनी भी जो भारी मशीनें आ जाती हैं, भारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे लोहा है, इस्पात है, ये सारी चीज़ें जो है भारी उद्योग के अंतर्गत आ जाती हैं। एक होते हैं हल्के उद्योग। हल्के उद्योग के अंतर्गत वो सारे आ जाते हैं जिनका जो है भार कम होता है, यानी कि कच्चा माल का प्रयोग कर हल्का माल जो जिनसे वो बना लेते हैं, जैसे कि विद्युतीय उद्योग हैं, ठीक है, वो हल्के उद्योग कहलाते हैं। तो इस तरीके से जो है वो कई आधारों पर जो है वो ये उद्योग का वर्गीकरण यहाँ पर किया गया था। अब हम देखते हैं कि दो प्रकार के जो हैं, अब हम इनके प्रकारों को पढ़ते हैं। जो उद्योग के प्रकार हैं, एक होते हैं कृषि के जो आधारित उद्योग होते हैं, ठीक है। सूती वस्त्र, पटसन, रेशम, ऊनी वस्त्र, चीनी तथा वनस्पति तेल आदि उद्योग कृषि से प्राप्त कच्चे माल पर आधारित होते हैं, यानी कि ये सारे जो उद्योग हैं वो कृषि पर आधारित होते हैं। जैसे कि वस्त्र है, भारतीय अर्थव्यवस्था में वस्त्र उद्योग का अपना अलग महत्व है, क्योंकि इसका औद्योगिक उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान है। देश का यह अकेला उद्योग है जो कच्चे माल से उच्चतम अतिरिक्त मूल्य उत्पाद तक की श्रृंखला में परिपूर्ण तथा आत्मनिर्भर है, ठीक है। यानी कि इस समय क्या होता है कि वस्त्र बनाया जाता है। एक होता है सूती वस्त्र उद्योग। प्राचीन भारत में सूती वस्त्र हाथ से कताई, हथकरघा, बुनाई तकनीकों से बनाए जाते थे। 18वीं शताब्दी के बाद विद्युतीय करघों का उपयोग होने लगा। औपनिवेशिक काल के दौरान हमारे परंपरागत उद्योगों की बहुत हानि हुई, क्योंकि हमारे उद्योग इंग्लैंड के मशीन निर्मित वस्त्रों से स्पर्धा नहीं कर पाए थे, इस वजह से, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं, हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो वस्त्र उद्योग होते हैं उसके अतिरिक्त जो कौन से मूल्य उत्पाद इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी रेशा है, सबसे पहले क्या होगा, कच्चा रेशा है, कोई भी रेशे का उत्पादन होगा। रेशे के उत्पादन के बाद उससे कच्चा रेशा बनेगा, फिर उसकी जो है वो धुनाई और कताई होगी। धुनाई कताई होने के बाद मतलब कि सूत के द्वारा फिर उसकी बुनाई होगी। बुनाई मतलब कि कपड़े की, और उससे क्या होगा, कपड़ा बन जाएगा। फिर उस कपड़े की जो है वो रंगाई होगी, इस पर रंग लगाया जाएगा, उसका परिष्करण किया जाएगा। फिर उससे क्या होगा, वस्त्र का निर्माण हो जाएगा। और फिर उसका गारमेंट जो है वो मतलब कि एक तरीके से वस्त्र का जो है वो गारमेंट एक तरह तैयार हो जाता है, ठीक है।
सबसे पहला जो सफल सूती वस्त्र उद्योग है वो 1854 में मुंबई में लगाया गया था। यूरोप में विश्व युद्धों से जूझ रहा था। यूरोप जो है वो 2 विश्व युद्धों से जूझ रहा था तथा भारत इंग्लैंड के अधीन था। यानी कि उस टाइम पर जब 1854 था, उस टाइम पर सूती वस्त्र उद्योग जो है वो मुंबई में लगाया गया था भारत में। और साथ ही जो यूरोप है उस टाइम पर उसमें 2 विश्व युद्ध चल रहे थे और भारत जो है वो इंग्लैंड यानी कि इंग्लैंडों के लोगों के अधीन था, यानी कि वो उस पर शासन कर रहे थे। यानी कि ब्रिटिश लोग जिन्हें अंग्रेज कहते हैं उनका जो है भारत के ऊपर शासन था, वो इसी पर शासन करते थे भारत पर। ऐसे में इंग्लैंड में कपड़े की मांग की आपूर्ति हेतु भारतीय सूती वस्त्र उद्योग को प्रोत्साहन मिला था। आरंभिक वर्षों में सूती वस्त्र उद्योग महाराष्ट्र तथा गुजरात के कपास उत्पादन क्षेत्रों तक सीमित थे। यानी कि जो शुरू का जो टाइम था, शुरू का जो आरंभिक वर्ष थे, उस टाइम पर सूती वस्त्र जो उद्योग हैं वो महाराष्ट्र में, गुजरात के जो कपास उत्पादन क्षेत्र है वहीं तक सीमित थे। लेकिन कपास की उपलब्धता, बाजार, परिवहन, पत्तनों की समीपता, श्रम, नमीयुक्त जलवायु आदि कारकों ने इसे स्थानीयकरण को बढ़ावा दे दिया। यानी बाद में क्या हुआ, ये स्थानीयकरण के लिए इसको बढ़ावा मिला। इस उद्योग का कृषि से निकट का संबंध है और कृषक कपास चुनने वालों, गांठ बनाने वालों, कताई करने वालों, रंगाई करने वालों और साथ ही जो डिज़ाइन करने वाले, पैकेट बनाने वाले और सिलाई करने वालों को यह जीविका प्रदान करता था। यानी कि उस टाइम पर जब शुरू में जब उद्योग खुला था तो उससे क्या हुआ था, काफ़ी सारे लोगों को इससे रोज़गार मिला था, जिसमें से कि ये सारे लोग इसमें आते हैं। इस उद्योग के कारण रसायन, रंजक, मिल स्टोर तथा पैकेजिंग सामग्री और इंजीनियरिंग उद्योग की मांग बढ़ती है। फलस्वरूप इन उद्योगों का विकास हो जाता है। यद्यपि कताई कार्य महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु में केंद्रित है, लेकिन सूती, रेशम, जरी, काशीदाकारी आदि में बुनाई के परंपरागत कौशल और डिज़ाइन के लिए बुनाई अत्यधिक विकेंद्रीकृत है। भारत में कताई उत्पादन का विश्व का स्तर है, लेकिन बुना वस्त्र कम गुणवत्ता वाला है, क्योंकि यह देश में उत्पादित कच्चा स्तरीय धागे का अधिक प्रयोग नहीं कर पाता। बुनाई का कार्य हथकरघों, विद्युत करघों व मिलों में होता है। यानी कि हमारे देश के अंतर्गत जो कताई की जाती है उसमें पूरे विश्व का ये जो है वो पूरे विश्व में ये जाता है जो भारत की कताई का उत्पादन है। लेकिन जो इसमें कपड़ा बनाया जाता है, वस्त्र बनाया जाता है, वो पूरे देश में अपना जो है वो एक तरीके से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाता है। ठीक है। हाथ से बुनी खादी कुटीर उद्योग के रूप में बुनकरों को उनके घरों में बड़े पैमाने पर रोजगार कराता है। जो हाथ से बुनी हुई जो खादी कुटीर उद्योग होती हैं उनके रूप में जो है वो जो बुनने वाले होते हैं, जो बुनाई करते हैं, उनको उनके घरों को बड़े पैमाने पर जो है वो रोजगार मिलता है। ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पर भारत जापान को सूत का निर्यात करता है। यानी कि हमारा भारत देश जापान को सूत का निर्यात करता है। भारत में बने सूती वस्त्र के अन्य आयातक देश संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, फ्रांस, पूर्वी यूरोपीय देश, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका तथा अफ्रीका के देश हैं। सूती रेशे के विश्व में हमारे देश की भागीदारी काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लगभग 1/4 भाग है। यानी कि पूरे देश के अंदर, पूरे देश क्या पूरा विश्व के अंतर्गत हमारा जो भारत देश है उसका सूती जो रेशा है उसमें 1/4 भाग हमारे देश से ही जाता है। हमारे कताई कारखाने विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। इनकी जो कताई होती है हमारे देश में वो पूरे विश्व में प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं और हम जो सूत पैदा करते हैं उसका उपभोग करने में सक्षम है। लेकिन बुनाई और कताई तथा परिक्रमण इकाइयाँ देश में उत्पन्न किए गए उच्च कोटि के धागे का उपयोग नहीं कर पाती हैं। इस क्षेत्र में कुछ ही बड़े और आधुनिक कारखाने हैं तथा अधिकतर छोटी व बिखरी हुई इकाइयाँ हैं, जिसका उत्पादन स्थानीय बाजार की मांग को ही पूरा कर पाता है। यह इस उद्योग की एक बड़ी कमी है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे बहुत से कताई करने वाले सूती धागे का निर्यात करते हैं, जबकि परिधान निर्माताओं को कपड़ा आयात करना पड़ता है।
अब हम देखते हैं कि हमें कितना ज़्यादा इससे जो है वो लॉस होता है, कमी इससे होती है, मतलब कि कितनी ज़्यादा हानि हमें होती है। जैसा ये धागा है वो 85 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है। अगर ये पतलून के रूप में बेचा जाएगा तो इसकी कीमत 800 रुपये प्रति किलोग्राम होगी, यानी कि कितना ज़्यादा यहाँ पर फ़र्क है, 85 रुपये और 800 रुपये। तो रेशे से धागा, धागे से कपड़ा, कपड़े से परिधान बनाने के प्रत्येक चरण पर मूल्य की वृद्धि होती जाती है। क्या अब आपको कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन का आंसर देना है कि हमारे लिए अत्यधिक मात्रा में धागे के निर्यात की अपेक्षा अपने बुनाई क्षेत्र को सुधारना क्यों आवश्यक है। ठीक है, यद्यपि हम इसका आंसर पढ़ चुके हैं, लेकिन इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, यद्यपि लंबे रेशे वाली कपास के उत्पादन की महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की गई है, तथापि इसे आयात करने की आवश्यकता महसूस की जाती है। विशेषतः बुनाई व अन्य संबंधित क्षेत्रों में अनियमित विद्युत आपूर्ति को दूर करने तथा नई मशीनरी के उपयोग की आवश्यकता है। अन्य समस्याओं में कम श्रमिक उत्पादकता तथा कृत्रिम वस्त्र उद्योग से प्रतिस्पर्धा आदि। अब हम देखते हैं पटसन उद्योग के बारे में। भारत पटसन व पटसन निर्मित सामान का सबसे बड़ा उत्पादक है तथा बांग्लादेश के पश्चात दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक भी। वर्ष 2010 से 11 में भारत में लगभग 80 पटसन उद्योग थे। इनमें अधिकांश पश्चिम बंगाल में हुगली नदी तट पर 98 किलोमीटर लंबी तथा 3 किलोमीटर चौड़ी एक संकरी मेखला में स्थित हैं। यानी कि पटसन जो होता है उससे काफ़ी एक लंबी प्रक्रिया और बहुत ही मेहनत का ये कार्य होता है। जो पटसन से जो है वो सूत बनाया, पटसन से जो है वो धागा एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वो बनाया जाता है, जो कि काफ़ी एक लंबी और मेहनती प्रक्रिया होती है। जो पश्चिम बंगाल में और साथ ही जो पहले पाकिस्तान का क्षेत्र था वहाँ पर ये होता था, वहाँ पर होता है। पहला पटसन उद्योग कोलकाता के निकट रिश्रा में 1855 में लगाया गया था। 1945 में देश के विभाजन के पश्चात पटसन मिलें तो भारत में रह गईं, लेकिन 3/4 जो जूट उत्पादक क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान अर्थात बांग्लादेश में चला गया है। यानी कि जिसको बांग्लादेश कहते हैं उसको पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, यह जाना जाता है। ठीक है, तो पहले जो हमारा देश था वो काफ़ी ज़्यादा जूट का उत्पादन करता था, जूट यहाँ पर बनता था और साथ ही जो पटसन है वो भी बनता था। लेकिन अब पटसन तो यहाँ पर रह गया है, लेकिन जूट की यहाँ पर जूट भी आखिरकार मतलब हालांकि बोया जाता है, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में यहाँ पर जूट जो है वो बोया जाता है। जूट ज़्यादातर जो बंगाल है, पश्चिम बंगाल वो बांग्लादेश है, वहाँ पर बोया जाता है। हुगली नदी तट पर अनेक स्थित होने के कारण निम्न कहा कि मतलब हुगली नदी जो है उन पर ये क्यों स्थित है, उसके कई कारण हैं। क्योंकि पटसन उत्पादन क्षेत्र की निकटता, सस्ता जल परिवहन, सड़क, रेल व जल परिवहन का जाल, कच्चे माल का मीलों तक ले जाने में सहायक, कच्चे माल पटसन को संसाधित करने में प्रचुर जल, पश्चिम बंगाल तथा सीमावर्ती राज्य ओडिशा, बिहार व उत्तर प्रदेश से सस्ता श्रमिक उपलब्ध होना, कोलकाता का एक बड़े नगरीय केंद्र के रूप में बैंकिंग, बीमा और जूट के सामान निर्यात के लिए पटसन सुविधाएं प्रदान करना आदि सम्मिलित हैं। यानी कि मतलब यह है कि जो हुगली नदी है इसलिए वहाँ पर नदी के आसपास ही जो जूट है वो बोया जाता है, पटसन जो है वो बोया जाता है, क्योंकि इसमें एक तो परिवहन की हमें सहायता मिलती है और साथ ही जो कच्चा माल होता है पटसन उसको संसाधित करने में प्रचुर जल की मात्रा की आवश्यकता होती है। क्योंकि इसमें जो है ना वो एक तरीके से हमें जो पटसन होता है तो उसमें क्या होता है कि उसमें मतलब कि पहले उसको बोया जाएगा, काफ़ी लंबी प्रक्रिया के बाद जब उसको जल में छोड़ा जाता है, यानी कि पानी में उसको छोड़ा जाता है काफ़ी टाइम के लिए, तो पानी इसी वजह से जो नदी के आसपास जो है वो ये बोया जाता है। इसीलिए नदी इम्पोर्टेंट है, हुगली नदी, इन पटसन के उत्पादकता के लिए। ठीक है, इस उद्योग की चुनौतियों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कृत्रिम वर्षों से और बांग्लादेश, ब्राज़ील, फिलीपींस, मिस्र तथा थाईलैंड जैसे अन्य देशों से कड़ी प्रतिस्पर्धा शामिल है। यद्यपि पटसन पैकिंग की अनिवार्य प्रयोग की सरकारी नीति के कारण इसकी घरेलू मांग बढ़ी है, तथापि मांग बढ़ाने हेतु उत्पाद में विविधता भी आवश्यक है। पटसन के प्रमुख खरीदार अमेरिका,
कनाडा, घाना, सऊदी अरब, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया हैं। बढ़ते वैश्विक पर्यावरण अनुकूलन, जैव निम्नीकरणीय पदार्थों के लिए विश्व की बढ़ती जागरूकता ने पुनः जूट उत्पादों के लिए अवसर प्रदान किए हैं। चीनी उद्योग। अब हम देखते हैं कि जो गन्ने से जो चीनी बनाई जाती है उसके बारे में, उसके उद्योग के बारे में। भारत का चीनी उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान है, यानी कि सबसे ज़्यादा मतलब कि जो पूरे विश्व के अंतर्गत, पूरे जो विश्व है हमारा उसके अंतर्गत दूसरा हमारा स्थान है, ठीक है। लेकिन गुड़ व खंड सारी के उत्पादन में इसका प्रथम स्थान है। लेकिन पूरा विश्व में अगर हम बात करें तो पूरे विश्व के अंतर्गत ये सबसे ज़्यादा जो है वो गुड़ और खंड सारी हमारे देश के अंतर्गत ही बनाई जाती है, इसलिए इसका प्रथम स्थान है। इस उद्योग में प्रयुक्त कच्चा माल भारी होता है तथा ढुलाई में इसके सुक्रोज की मात्रा घट जाती है। तो चीनी मिल जो होती हैं उसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश राज्यों, यहाँ तक ये इसकी जो है मिल है। चीनी मिलों का 60% उत्तर प्रदेश तथा बिहार में है। यह उद्योग मौसमी है, अतः सहकारी क्षेत्र के लिए उपयुक्त है। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों है? पिछले कुछ वर्षों से इन मिलों की संख्या दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों में विशेषकर महाराष्ट्र में बढ़ी है। इसका मुख्य कारण यहाँ के गन्ने की में अधिक सुक्रोज की मात्रा है। अपेक्षाकृत ठंडी जलवायु भी गुणकारी है। इसके अतिरिक्त इन राज्यों में सहकारी समितियाँ भी सफल रही हैं। इस उद्योग की प्रमुख चुनौतियाँ इस प्रकार हैं। इस उद्योग का अल्पकालिक होना, पुरानी व असक्षम तकनीक का इस्तेमाल, परिवहन असक्षमता से गन्ने का समय पर कारखानों में न पहुंचना तथा खोई जो होती है यानी कि बैगेज, यानी कि जब गन्ने के अंदर से जो उसका गन्ने का रस होता है उसको निकाल लिया जाता है, फिर उसके बाद जो ऊपर का बच जाता है उसको खोई कहते हैं, यानी कि खोई का अधिकतम इस्तेमाल न कर पाना, इसकी काफ़ी ज़्यादा ये चुनौतियाँ हैं। अब हम देखते हैं खनिज आधारित उद्योग के बारे में। वे उद्योग जो खनिज व धातुओं को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं। क्या आप इस वर्ग में आने वाले कुछ उद्योगों के नाम बता सकते हैं? यदि हाँ तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं लोहा तथा इस्पात उद्योग के बारे में, जो कि खनिज आधारित उद्योग का ही एक हिस्सा है। लोहा तथा इस्पात उद्योग एक आधारभूत यानी कि बेसिक उद्योग है, क्योंकि अन्य सभी भारी, हल्के, मध्यम उद्योग से बनी मशीनरी पर निर्भर हैं, जो विभिन्न प्रकार के इंजीनियरिंग सामान, निर्माण सामग्री, रक्षा, चिकित्सा, टेलीफोन, वैज्ञानिक उपकरण और विभिन्न प्रकार की उपभोक्ता वस्तुओं के निर्माण के लिए इस्पात की आवश्यकता होती है। इस्पात के उत्पादन तथा खपत को प्राय एक देश के विकास का पैमाना माना जाता है। जो लोहा तथा इस्पात का लोहा और जो इस्पात है वो एक भारी उद्योग है, क्योंकि इसमें प्रयुक्त कच्चा तथा तैयार माल दोनों ही भारी तथा स्थूल होते हैं। इसके लिए अधिक परिवहन लागत की आवश्यकता होती है। इस उद्योग के लिए लोह-अयस्क, कोकिंग कोल, चूना पत्थर का अनुपात लगभग 2:4:1 का है। इस्पात को कठोर बनाने के लिए इसमें मैंगनीज की कुछ मात्रा की भी आवश्यकता होती है। इस्पात उद्योग की आदर्श स्थापना कहाँ होनी चाहिए? याद रहे कि इससे निर्मित माल को बाजार तथा उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए भी सक्षम परिवहन की आवश्यकता होती है। वर्ष 2016 में भारत 956 लाख टन इस्पात का विनिर्माण कर संसार में कच्चा माल उत्पादकों में तीसरे स्थान पर है। यह स्पंज लौह का सबसे बड़ा उत्पादक है। इस्पात के अधिक उत्पादन के बावजूद भी 2016 में यह प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति खपत केवल 63 किलोग्राम था, जबकि इसी समय विश्व में प्रति व्यक्ति औसत खपत 208 किलोग्राम थी। आप यहाँ पर इन आंकड़ों को देख सकते हैं कि 2010 में यहाँ पर वर्ष दिए गए हैं और यहाँ पर मीट्रिक टन में जो इस्पात का उत्पादन है वो दिया गया है। 2010 में 68.62
मीट्रिक टन इस्पात का उत्पादन किया गया था। 2011 में 75.70, 2012 में 81.68, 13 में 87.67, इसी तरीके से 2016-17 में 101.3 मीट्रिक टन जो है वो इस्पात का उत्पादन किया गया था। इस समय भारत में 10 संकलित उद्योग तथा बहुत छोटे इस्पात संयंत्र हैं। मिनी इस्पात उद्योग छोटे संयंत्र हैं जिनमें विद्युत भट्टी, रद्दी, इस्पात व स्पंजन आयरन का प्रयोग होता है। इनमें री-रोलर्स होते हैं जिनका इस्पात सिल्लियों का इस्तेमाल किया जाता है। ये हल्के स्टील या निर्धारित अनुपात के मृदु व मिश्रित इस्पात का उत्पादन करते हैं। एक संकलित इस्पात संयंत्र एक बड़ा संयंत्र होता है जिसमें कच्चे माल को एक स्थान पर एकत्रित करने से लेकर इस्पात बनाने, उसे ढालने और उसे आकार देने तक की जो प्रत्येक क्रिया जो है इसमें की जाती है। सार्वजनिक क्षेत्र में लगभग सभी उपक्रम अपने इस्पात को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल के माध्यम से बेचते हैं। 1950 के दशक में भारत तथा चीन ने लगभग एक समान मात्रा में इस्पात उत्पादित किया था। आज चीन इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक है। इस्पात की सर्वाधिक खपत वाला देश भी चीन है। भारत में छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र में अधिकांश लौह तथा इस्पात उद्योग संकेंद्रित हैं। इस प्रदेश में कुछ उद्योग के विकास के लिए अधिक अनुकूल सापेक्षिक परिस्थितियां हैं। इसमें लौह अयस्क की कम लागत, उच्च कोटि के कच्चे माल की निकटता, सस्ते श्रमिक, स्थानीय बाजार में इनके मांग की विशाल संभाव्यताएं सम्मिलित हैं। यद्यपि भारत संसार का एक महत्वपूर्ण लौह इस्पात उत्पादक देश है, तथापि हम इनके पूर्ण संभाव्य का विकास नहीं कर पाए हैं। इसके निम्न कारण हैं: उच्च लागत तथा कोकिंग कोयले का सीमित उपलब्धता, कम श्रमिक उत्पादकता, ऊर्जा की अनियमित पूर्ति तथा अविकसित अवसंरचना आदि। हम उच्च कोटि का इस्पात भी दूसरे देशों से आयात करते हैं, यानी कि जो सबसे अच्छी क्वालिटी का इस्पात होता है वो दूसरे देशों से हमारे यहाँ आता है। हालांकि कुछ इस्पात उत्पादन घरेलू मांग पूर्ति हेतु पर्याप्त है। निजी क्षेत्र में उद्यमियों के प्रयत्न में से एक उदारीकरण व प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ने इस प्रयोग को प्रोत्साहन दिया है। इस्पात उद्योग को अधिक स्पर्धावान बनाने के लिए अनुसंधान और विकास के संसाधनों को नियत करने की आवश्यकता है। एल्यूमीनियम प्रगलन। भारत में एल्यूमीनियम प्रगलन दूसरा सबसे महत्वपूर्ण धातु शोधन है। मतलब कि ये हमारे भारत देश के अंदर दूसरा सबसे ज़्यादा और सबसे महत्वपूर्ण धातु शोधन है। धातु शोधन मतलब इसको सबसे ज़्यादा धातु शुद्ध करता है। यह हल्का होता है, जंग विरोधी होता है, मतलब इस पर जंग नहीं लगता है। ऊष्मा का सुचालक होता है, मतलब कि इसके अंदर जो है हीट जा सकती है, इनकी जो विद्युत है वो जा सकती है। लचीला तथा अन्य धातुओं के मिश्रण से अधिक कठोर बनाया जा सकता है। हवाई जहाज बनाने में, बर्तन तथा तार बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। कई उद्योगों में इसका महत्व इस्पात, तांबा, जस्ता व शीशे के विकल्प के रूप में प्रयुक्त होने से बढ़ा है। देश के एल्यूमीनियम प्रगलन संयंत्र उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमिलनाडु राज्यों में स्थित हैं। यानी कि जहाँ पर ये जो एल्यूमीनियम का प्रगलन होता है इस तरीके से, तो ये सब जो उद्योग हैं वो उड़ीसा में है, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमिलनाडु राज्यों में ये स्थित हैं। प्रगल्को यानी स्मेल्टर्स में बॉक्साइट का कच्चे पदार्थ के रूप में जो भारी गहरे लाल रंग की चट्टान जैसा होता है प्रयोग उसका किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ इसका प्रयोग किया जाता है। एल्यूमिनियम निर्माण प्रक्रिया को ये चित्र दर्शाता है कि किस तरीके से यहाँ पर एल्यूमिनियम का जो है निर्माण होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 6.8 में। सबसे पहले कच्चा माल बॉक्साइड का जो है वो बॉक्साइड होता है, कच्चे माल के रूप में उसका खनन किया जाता है। फिर उसके बाद परिवहन रेत या समुद्री जहाज से ले जाया जाता है। फिर उसके बाद एल्यूमिनियम में बॉक्साइड दलन और एल्यूमिना घुलन एल्यूमिनियम शोधशाला का प्रयोग किया जाता है।
इससे क्या होता है कि जो गालक स्थल तक ये भारी अयस्क तक इसको पहुंचाया जाता है। फिर उसके बाद शौचालय से शौचशाला से कैल्शियम युक्त पेट्रोलियम को भेजा जाता है और कोयले खनन में पिच का उपयोग किया जाता है। फिर उसके बाद एल्युमिनियम का प्रग्रहण किया जाता है। इसमें कोयला एक पिघली धातु को इलेक्ट्रोलाइट का काम करती है। और फिर उसके बाद एल्युमिनियम गलक का उसमें जो है वो प्रयोग किया जाता है। विद्युत 18,600 किलोवाट प्रति टन अयस्क का इसमें प्रयोग किया जाता है। अब ये जो है इस उद्योग की जो स्थापना है वो इसकी स्थापना के लिए दो महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की ज़रूरत होती है। एक नियमित ऊर्जा की पूर्ति और दूसरी है कम कीमत पर कच्चे माल की सुनिश्चित उपलब्धता। ये इसके लिए महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर रसायन उद्योग के बारे में। भारत में रसायन उद्योग तेजी से विकसित हो रहा है तथा फैल रहा है। इसकी भागीदारी सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 3% है। यह उद्योग एशिया का तीसरा बड़ा तथा विश्व में आकार की दृष्टि से 12वें स्थान पर है। इसमें लघु, बृहद दोनों प्रकार की विनिर्माण इकाइयाँ सम्मिलित हैं। अकार्बनिक और कार्बनिक दोनों क्षेत्रों में तीव्र वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, फिर देखते हैं हम अकार्बनिक रसायनों में सल्फ्यूरिक अम्ल, उर्वरक, जिसमें से कि उर्वरक, कृत्रिम वस्त्र, प्लास्टिक, गोंद, रोगन, डाई आदि के निर्माण में इसका प्रयुक्त किया जाता है इसको। और नाइट्रिक अम्ल, क्षार, सोडा ऐश और कांच, साबुन, शोधक या मार्जक, कागज में प्रयुक्त होने वाला रसायन तथा कास्टिक सोडा इसके अंतर्गत शामिल हैं। इन उद्योगों का देश में विस्तृत फैलाव है। कार्बनिक रसायनों में पेट्रो रसायन शामिल होता है, जो कृत्रिम वस्त्र, कृत्रिम रबर, प्लास्टिक, रंजक पदार्थ, दवाइयाँ, औषध रसायनों के बनने में प्रयोग किए जाते हैं। ये उद्योग तेल शोधनशालाओं या पेट्रो रसायन संयंत्रों के समीप स्थापित हैं। ठीक है, अब ये जो है रसायन उद्योग अपने आप में बड़ा उपभोक्ता भी है। आधारभूत रसायन एक प्रक्रिया द्वारा अन्य रसायन उत्पन्न करते हैं जिनका उपयोग औद्योगिक अनुप्रयोग, कृषि अथवा उपभोक्ता बाजारों के लिए किया जाता है। ऐसे उत्पादों की आप चाहें तो सूची भी बना सकते हैं। उर्वरक उद्योग नाइट्रोजनी उर्वरक यानी मुख्य यूरिया फास्फेट उर्वरक यानी DAP तथा अमोनियम फास्फेट तथा मिश्रित उर्वरक, जिसमें 3 मुख्य पोषक उर्वरक नाइट्रोजन, फास्फेट व पोटाश शामिल हैं, के उत्पादन क्षेत्रों में इर्द गिर्द केंद्रित है। इसका तीसरा अर्थ है पोटाश पूर्णतः आयात किया जाता है, क्योंकि हमारे देश में वाणिज्यिक रूप से या किसी भी रूप से प्रयुक्त होने वाला पोटाश या पोटेशियम यौगिकों के भंडार नहीं है। हरित क्रांति के पश्चात यह उद्योग देश के अन्य अनेक भागों में फैल गया, जैसे गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरल राज्य कुल उर्वरक उत्पादन का लगभग 50% उत्पादन करते हैं। यानी कि जो राज्य हैं ये जो उर्वरक है उसका 50% उत्पादन करते हैं। और अन्य जो महत्वपूर्ण उत्पादक हैं जिसमें से क्या आंध्र प्रदेश राज्य, ओडिशा, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, असम, पश्चिम बंगाल, गोवा, दिल्ली, मध्य प्रदेश तथा कर्नाटक आते हैं। अब हम देखते हैं सीमेंट उद्योग के बारे में। निर्माण कार्यों जैसे घर, कारखाने, पुल, सड़कें, हवाई अड्डा, बांध या अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठानों के निर्माण में सीमेंट आवश्यक है। यानी कि जब घर बनाया जाता है या फिर ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं तो उसमें सीमेंट की हमें आवश्यकता होती है। इस उद्योग को भारी व स्थूल कच्चे माल जैसे चूना पत्थर, सिलिका, जिप्सम की आवश्यकता होती है। रेल परिवहन के अतिरिक्त इसमें कोयला तथा विद्युत ऊर्जा की भी आवश्यक है। ठीक है, इस उद्योग की इकाइयाँ गुजरात में लगाई गई हैं, क्योंकि यहाँ से इसे खाड़ी के देशों के बाजार की उपलब्धता है। पहला सीमेंट उद्योग सन 1904 में चेन्नई में लगाया गया था। जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद यानी स्वतंत्रता के पश्चात इस उद्योग का प्रसार होने लगा और गुणवत्ता में सुधार हुआ। भारत की बड़ी घरेलू मांग के अतिरिक्त पूर्वी एशिया, मध्य पूर्व अफ्रीका,
तथा दक्षिण एशिया के बाज़ारों में मांग बढ़ी। यह उद्योग उत्पादन व निर्यात दोनों के रूप में प्रगति पर है। इस उद्योग को बनाए रखने के लिए पर्याप्त घरेलू मांग और पूर्ति में वृद्धि करने के प्रयास किए जा रहे हैं। मोटर गाड़ी उद्योग के बारे में देखते हैं। मोटर गाड़ी यात्रियों तथा सामान के तीव्र परिवहन के साधन है। भारत में विभिन्न केंद्रों पर ट्रक, बसें, कारें, मोटरसाइकिल, स्कूटर, तिपहिया तथा बहुपहिया वाहन निर्मित किए जाते हैं। उदारीकरण के पश्चात नए आधुनिक मॉडल के वाहनों और बाजार तथा वाहनों की मांग बढ़ी है। जैसे कि हम जानते हैं, जो मोटर गाड़ियों का जो प्रयोग है वो इन सब में किया जाता है, यानी कि ये सब जो है और साथ ही जिससे इस उद्योग में विशेषकर कार, दोपहिया तथा तिपहिया वाहनों में अपार वृद्धि हुई है। यह उद्योग दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर तथा बेंगलुरु के आसपास में स्थित हैं। यानी कि ये जो उद्योग हैं जिनसे ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं, ट्रक, बसें, कारें, मोटरसाइकिल, स्कूटर, तिपहिया और बहुपहिया वाहन, तो ये जो उद्योग हैं, इनको बनाने वाले जो उद्योग हैं वो दिल्ली में है, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर और बेंगलुरु के आसपास में ये जो उद्योग हैं वो स्थित हैं। अब हम देखते हैं सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के अंतर्गत आने वाले उत्पादों में ट्रांजिस्टर से लेकर टेलीविज़न, टेलीफोन, सेल्यूलर, टेलीकॉम, टेलीफोन एक्सचेंज, रडार, कंप्यूटर तथा दूरसंचार उद्योग के लिए उपयोगी अनेक अन्य उपकरण तक बनाए जाते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं HCL रूपनगर में केबल निर्माण, पश्चिम बंगाल में ये इस तरीके से जो है वो केबल निर्माण हो रहा है। बेंगलुरु भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में उभरा है। यानी कि बेंगलुरु जो है वो भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में हम कहें तो वो उभरा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सामान व अन्य महत्वपूर्ण उत्पादक केंद्र मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता तक लखनऊ है इसके अंतर्गत। मतलब कि जो इलेक्ट्रॉनिक सामान यहाँ पर बनाए जाते हैं उसमें जो है उसके जो उत्पादक हैं उनको जो जहाँ पर ये बनाए जाते हैं उनमें से मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता तथा लखनऊ आते हैं। जबकि जो इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में यानी कि सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाया जाता है वो बेंगलुरु में बनाया जाता है। इसी वजह से इसको यहाँ पर भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में भी देख सकते हैं। और साथ ही इस उद्योग का सर्वाधिक संकेंद्रण यानी कि जो एक कहें तो सबसे ज़्यादा जो संकेंद्रण है इसका वो बेंगलुरु, नोएडा, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद और पुणे में है। यह भी अत्यंत रोचक है कि भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के सफल होने के कारण हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर का निरंतर विकास है। अब हम देखते हैं औद्योगिक प्रदूषण तथा पर्यावरणीय नियमनीकरण। यानी कि जब हमारे पास उद्योग होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो इससे क्या होता है कि प्रदूषण भी हमें देखने को मिलता है, चाहे वो किसी भी मोटर गाड़ी उद्योग के द्वारा हो, बस, ट्रक, बस, कार की वजह से, या फिर किसी भी उद्योग की वजह से हो। तो यद्यपि उद्योगों की भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है, तथापि इनके द्वारा बढ़ते भूमि, वायु, जल, पर्यावरण प्रदूषण को भी नकारा नहीं जा सकता। यानी कि भले ही ये हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, फिर भी इनके द्वारा जो बढ़ते भूमि, वायु, जल तथा पर्यावरण प्रदूषण को भी नकारा नहीं जा सकता है। भले ये एक तरीके से तरक्की पर हो या फिर विकास के उस पर हो, लेकिन इससे प्रदूषण भी होता है। ये उद्योग 4 प्रकार के प्रदूषण के लिए उत्तरदायी होते हैं। यानी कि औद्योगिक प्रदूषण जो है उससे जो है वो 4 प्रकार का प्रदूषण हमें देखने को मिलता है, जिसमें से कि वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण और साथ ही ध्वनि प्रदूषण करने वाले उद्योगों में ताप विद्युत गृह भी सम्मिलित हैं। अब हम देखते हैं वायु प्रदूषण के बारे में। अधिक अनुपात में अनचाही गैसों की उपस्थिति जैसे सल्फर डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड वायु प्रदूषण का कारण है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड मतलब SO2, कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब CO। ठीक है, इसका वायु प्रदूषण का कारण है। वायु में निलंबित कणनुमा पदार्थों में ठोस व द्रव्य दोनों ही प्रकार के कण होते हैं, जैसे धूलि, स्प्रे, कुहासा तथा धुआं। रसायन व कागज उद्योग
ईंटों के भट्टे, तेल शोधनशालाएं, प्रज्वलन उद्योग, जीवाश्म ईंधन दहन तथा छोटे बड़े कारखाने प्रदूषण के नियमों का उल्लंघन करते हैं तथा धुआं निष्कासित करते हैं। जहरीली गैसों का रिसाव बहुत भयानक तथा दूरगामी प्रभावों वाला हो सकता है। क्या आप भोपाल गैस त्रासदी के विषय में जानते हैं? यदि हाँ तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वायु प्रदूषण मानव स्वास्थ्य, पशुओं, पौधों, इमारतों तथा पूरे पर्यावरण को दुष्प्रभाव में डाल देता है। यानी वायु प्रदूषण से ये सब जो हैं वो प्रभावित होते हैं। एक तो मानव का जो स्वास्थ्य है वो भी बिगड़ सकता है, साथ में पशुओं का, पौधे और इमारत ये सब जो हैं वो पर्यावरण से प्रदूषित हो जाते हैं। अब हम देखते हैं जल प्रदूषण के बारे में। के उद्योग जो होते हैं उनसे जल प्रदूषण किस तरीके से होता है। उद्योगों द्वारा कार्बनिक व अकार्बनिक अपशिष्ट पदार्थों के नदी में छोड़ने से जल प्रदूषण फैलता है। यानी कि जब किसी भी फैक्ट्री वगैरह से, जब उद्योग की कोई फैक्ट्री वगैरह होती है तो उससे जब मतलब अपशिष्ट जो उसके पदार्थ होते हैं जब उसको जल में छोड़ दिया जाता है तो इससे जल प्रदूषण हो जाता है। और जल प्रदूषण के मुख्य जो कारक हैं वो है कागज़, लुगदी, रसायन, वस्त्र, रंगाई उद्योग, तेल शोधनशालाएं, चमड़ा उद्योग व इलेक्ट्रोप्लेटिंग उद्योग, ये सब हैं। ठीक है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स हैं वो कहाँ कहाँ पर स्थित हैं। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर श्रीनगर में स्थित है और साथ में यहाँ पर मोहाली, नोएडा, जयपुर, यहाँ पर जो है वो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थित हैं। और साथ ही मतलब कि यहाँ पर भी गांधीनगर में, इंदौर में, कोलकाता में, भुवनेश्वर में और इधर, ठीक है, मतलब कि हैदराबाद में, मुंबई पुणे, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर, ठीक है, यहाँ पर जो है ये स्थित है। और यहाँ पर त्रिवेंद्रपुरम में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स स्थित हैं। ओके, हाँ, तो हम देख रहे थे जल प्रदूषण के बारे में। जो रंग अपमार्जक, अम्ल, लवण तथा भारी धातुओं जैसे सीसा, पारा, कीटनाशक, उर्वरक, प्लास्टिक, कार्बन, प्लास्टिक और रबड़ सहित कृत्रिम रसायन आदि जल में वाहित करते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है कि ये सारी चीज़ों को जल में बहा दिया जाता है। और भारत के मुख्य अपशिष्ट पदार्थों में फ्लाई ऐश, फॉस्फोजिप्सम तथा लौह इस्पात की अशुद्धियाँ यानी स्लैग हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो ताप उद्योग होते हैं उससे तापीय प्रदूषण किस प्रकार होता है। जब कारखानों तथा ताप घरों से गर्म जल को बिना ठंडा किए नदियों या तालाबों में छोड़ दिया जाता है तो जल में तापीय प्रदूषण होता है। जलीय जीवन पर इसका प्रभाव बहुत ही होता है। इससे क्या होता है, अगर जल के क्या क्या प्रभाव होते हैं इसकी बात करें तो जो जल होता है उसके अंतर्गत जितने भी छोटे छोटे जीव होते हैं जैसे मछली वगैरह होती हैं या फिर जो छोटे छोटे जीव होते हैं उसके अंदर, या फिर बड़े जीव जो जल में रहने वाले होते हैं, तो जब वो उनके ऊपर अचानक से जब गर्म जल उनके ऊपर डाला जाता है तो फिर उनकी जो है वो मृत्यु तक हो सकती है। और साथ ही जो छोटे छोटे जीव हैं उन पर भी, जो बड़े बड़े जीव हैं उन पर भी काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। वायु प्रदूषण परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के अपशिष्ट व परमाणु सशस्त्र उत्पादक कारखानों में कैंसर, जन्मजात विकार तथा अकाल प्रवश जैसी बीमारियां होती हैं। यानी कि जहाँ पर ये जो उद्योग होते हैं उनसे लोगों को जो है वो कैंसर, जन्मजात विकार तथा अकाल प्रसव जैसी बीमारियां हो जाती हैं उनके आसपास के रहने वाले लोगों को। मृदा व जल प्रदूषण आपस में संबंधित है। मलबे का ढेर, विशेषकर कांच, हानिकारक रसायन, औद्योगिक बहाव, पैकिंग, लवण तथा कूड़ा करकट मृदा को अनुपजाऊ बना देता है। वर्षा जल के साथ ये प्रदूषक जमीन से रिसते हुए भूमिगत जल तक पहुंचकर उसे भी दूषित कर देते हैं। ठीक है, यानी कि इतना ज़्यादा हमें इस प्रदूषण को देखना पड़ता है। अब हम देखते हैं ध्वनि प्रदूषण के बारे में। ध्वनि प्रदूषण से खिन्नता तथा उत्तेजना ही नहीं वरन श्रवण असक्षमता, हृदय गति, रक्तचाप तथा अन्य कायिक व्यवस्थाएं में बढ़ जाती है। यानी कि जब हम बहुत ज़्यादा ध्वनि को सुनते हैं तो उससे क्या होता है, एक तो हमारी जो सुनने की क्षमता है वो भी
कम हो जाती है और साथ में जो हृदय की गति है वो भी बढ़ जाती है और साथ ही जो रक्तचाप तथा अन्य जो कायिक व्यवस्थाएं हैं ये सब क्या है बढ़ जाती हैं। अनचाही ध्वनि उत्तेजना व मानसिक चिंता का स्रोत है। औद्योगिक तथा निर्माण कार्य कारखानों के उपकरण, जनरेटर, लकड़ी चीरने के कारखाने, जो लकड़ी चीरने के जो कारखाने होते हैं वो, गैस यांत्रिकी तथा विद्युत ड्रिल भी अधिक ध्वनि उत्पन्न करते हैं। यानी कि इतनी सारी चीज़ों से हमें बहुत ज़्यादा ध्वनि सुनने को मिलती है, जैसे कि आप जो है वो जनरेटर वगैरह से सुनते भी होंगे। पर्यावरण निम्नीकरण की रोकथाम। अब जो पर्यावरण का निम्नीकरण हो रहा है, निम्नीकरण का मतलब है यहाँ पर कि जो पर्यावरण अशुद्ध हो रहा है उसको, उसकी रोकथाम हम किस तरीके से जो है वो कर सकते हैं। कारखानों द्वारा निष्कासित 1 लीटर अपशिष्ट से लगभग 8 गुना स्वच्छ जल दूषित हो जाता है। अगर कारखानों का निकला हुआ अगर 1 लीटर जल है ना, अगर उसको किसी भी नदी में या फिर किसी भी जल में छोड़ दिया जाए तो उससे क्या होता है कि उससे 8 गुना, अगर 1 लीटर हुआ है तो 1 का 8 गुना मतलब कि 8 लीटर जो जल है वो ख़राब हो जाएगा, वो दूषित हो जाएगा उसके आसपास का। ठीक है। औद्योगिक प्रदूषण से स्वच्छ जल को कैसे बचाया जा सकता है, इसके कुछ निम्न सुझाव किए जा सकते हैं, जैसे क्या विभिन्न प्रक्रियाओं में जल का न्यूनतम उपयोग तथा जल का 2 या अधिक उत्तरोत्तर अवस्थाओं में पुनर्चक्रण द्वारा पुनः उपयोग। जल की आवश्यकता पूर्ति हेतु वर्षा जल संग्रहण। ठीक है। और साथ ही नदियाँ जो होती हैं, नदियाँ, तालाब, उसमें गर्म जल तथा अपशिष्ट पदार्थों को प्रवाहित करने से पहले उनका शोधन कर लेना चाहिए। यानी कि जितना भी नदियों और तालाबों में जल डाला जाता है, गर्म जल और जो ख़राब जल होता है, अपशिष्ट जो पदार्थ होते हैं, अगर उनको डालना है तो पहले उनको शुद्ध कर लिया जाए, फिर उसके बाद अगर डाला जाए तो हम इस प्रदूषण से बच सकते हैं, जल प्रदूषण से। और साथ ही औद्योगिक अपशिष्ट का शोधन जो है वो 3 चरणों में किया जा सकता है। यानी कि अगर पहले से ही ये चीज़ डली हुई है, औद्योगिक अपशिष्ट जो है वो पानी में डले हुए हैं, तो उनको 3 तरीके से शुद्ध भी किया जा सकता है, जैसे कि यांत्रिक साधनों द्वारा, प्राथमिक शोधन। इसमें क्या होता है कि जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनकी छटाई की जाती है। यानी कि जो, जैसे मान लीजिए अगर उसके अंदर बोतल जो होते हैं प्लास्टिक डाली उसके अंदर, तालाब वगैरह के अंदर, तो उसकी जो है वो ऊपर की जो मोटी मोटी जो मतलब कूड़ा होगा उसके ऊपर का, या फिर जो बोतल होंगी प्लास्टिक वगैरह होगी, तो उसकी क्या होगी, अपशिष्ट पदार्थों की उनकी छटाई की जाएगी, उनको हटा दिया जाएगा, उनके छोटे छोटे टुकड़े करना, मतलब कि उसको हटाया जाएगा, निकाल करके फिर उसको जो है वो छोटे छोटे टुकड़े कर लिए जाएंगे और फिर उसको ढकना तथा तिलछट जमाव आदि इसके अंतर्गत सम्मिलित हैं। जैविक प्रक्रियाओं द्वारा द्वितीयक शोधन। यानी कि जैविक प्रक्रियाओं से क्या होता है कि जो उसके अंदर के जो जहरीली चीज़ें होती हैं उसको मार दिया जाता है इससे, जैविक प्रक्रियाओं द्वारा से। और जैविक, रासायनिक व भौतिक प्रक्रियाओं द्वारा तृतीय शोधन किया जाता है। इसमें अपशिष्ट जल को पुनर्चक्रण द्वारा पुनः उपयोग किया जाता है। मतलब कि इसमें क्या होता है कि जो जल है उसके अंतर्गत जितने भी जो खतरनाक जीवाणु हैं, जिससे क्या लोगों को मतलब जिससे कि जल प्रदूषण हो रहा है या फिर उसको वो पीने लायक नहीं है, उसको पीने लायक बनाने के लिए जैविक, रासायनिक और भौतिक प्रक्रियाओं द्वारा उसका तृतीय शोधन किया जाता है। जैसे कि अगर जल खराब है, तो उसके इसमें अपशिष्ट जल को पुनर्चक्रण द्वारा पुनः प्रयोग योग्य बनाया जाता है। ठीक है। जहाँ भूमिगत जल का स्तर कम है वहाँ उद्योगों द्वारा इसके अधिक निष्कासन पर कानूनी प्रतिबंध होना चाहिए। यानी कि जहाँ पर ये उद्योग है, जहाँ पर जल का स्तर जो है वो कम है, हमें जल की कमी देखने को मिलती है, तो वहाँ पर उद्योगों द्वारा जो अधिक निष्कासन किया जाता है उस पर कानूनी प्रतिबंध होना चाहिए। और साथ ही वायु में निलंबित जो प्रदूषण को कम करने के लिए कारखानों में ऊंची चिमनियों में इलेक्ट्रोस्टैटिक अवक्षेपण, स्क्रबर उपकरण तथा गैसीय प्रदूषक पदार्थों को जड़त्वीय रूप से पृथक करने के लिए उपकरण होना चाहिए। और साथ ही कारखानों में कोयले की अपेक्षा तेल व गैस के प्रयोग से धुएं के निष्कासन में कमी लाई जा सकती है। मशीनों व उपकरणों का उपयोग किया जा सकता है तथा जनरेटर व साइलेंसर लगाया जा सकता है। ऐसी मशीनरी का प्रयोग किया जाए जो ऊर्जा सक्षम हो तथा कम ध्वनि प्रदूषण करे। ध्वनि अवशोषित करने वाले उपकरणों के इस्तेमाल के साथ साथ ही
कानों पर शोर नियंत्रक उपकरण भी पहनने चाहिए, यानी कि जहाँ पर ये ध्वनि प्रदूषण का कार्य किया जाता है, जहाँ पर ध्वनि वाले कार्य जो होते हैं, जनरेटर वगैरह के ये सब जो कार्य किए जाते हैं, तो उसमें ध्वनि को अवशोषित करने के लिए तो उपकरणों का इस्तेमाल करें ही, साथ में जो लोग वहाँ पर काम करते हैं उनको अपने कानों पर जो शोर नियंत्रण उपकरण है उनको पहनना चाहिए, ताकि वो लोग उनकी जो कानों की सुनने की क्षमता है वो खराब ना हो। साथ ही सतत पोषण विकास की चुनौतियों के लिए पर्यावरणीय संचेतना से युक्त आर्थिक विकास की ज़रूरत है। फरीदाबाद में यमुना एक्शन प्लान में के अंतर्गत वाहिद मल उपचार संयंत्र इस तरीके से यहाँ पर लगाया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि राष्ट्रीय ताप विद्युत गृह एनटीपीसी द्वारा दिखाया गया मार्ग, यानी कि जो एनटीपीसी है इनकी राष्ट्रीय ताप विद्युत गृह है उसके द्वारा क्या क्या मार्ग दिखाया गया है। भारत में राष्ट्रीय ताप विद्युत गृह कॉरपोरेशन विद्युत प्रदान करने वाले मुख्य निगम हैं। इसके पास पर्यावरण प्रबंधन तंत्र EMS और 14,001 के लिए ISO प्रमाण पत्र है। यह निगम प्राकृतिक पर्यावरण और संसाधन जैसे जल, खनिज तेल, गैस तथा ईंधन संरक्षण नीति की हिमायती तथा इन्हें ध्यान में रखकर ही विद्युत संयंत्रों की स्थापना करता है। ऐसा निम्न उपायों द्वारा संभव है। आधुनिकतम तकनीकों पर आधारित उपकरणों का सही उपयोग करके और साथ ही विद्यमान उपकरणों में सुधार करके ऐसा किया जा सकता है, यानी कि इन सब चीज़ों का जो है वो संरक्षण किया जा सकता है। इन नियमों को लागू करके किस का प्राकृतिक पर्यावरण का और जल संसाधन में जल, खनिज तेल, गैस, ईंधन इसकी जो है संरक्षण, इन सब का जो है वो संरक्षण किया जा सकता है। इन सारी जो ये नियम हैं अगर हम इनका उपयोग करते हैं तब आधुनिकतम तकनीकों पर आधारित उपकरणों का सही उपयोग करना और साथ ही विद्यमान उपकरणों में सुधार करना, यानी कि जो हमारे पास उपकरण है उसमें सुधार करने चाहिए और जो आधुनिकतम तकनीक पर जो आधारित जितने भी उपकरण हैं उनका सही तरीके से हमें उपयोग करना चाहिए। और साथ ही दूसरा है अधिकतम राख का इस्तेमाल कर अपशिष्ट पदार्थों का न्यून उत्पादन करना चाहिए और साथ ही पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए यानी कि हमारा जो पर्यावरण पारिस्थितिकी है उसका जो एक तरीके संतुलन बनाए रखने के लिए हरित क्षेत्र की सुरक्षा तथा वृक्षारोपण के लिए प्रेरित करना चाहिए, यानी कि वहाँ पर जो है वृक्ष ज़्यादा लगाने चाहिए। तरल अपशिष्ट प्रबंधन, राख युक्त जलीय पुनर्चक्रण तथा राख संग्रह प्रबंधन द्वारा पर्यावरण प्रदूषण को कम करना और साथ ही सभी ऊर्जा संयंत्रों का पारिस्थितिकीय रूप से मॉनिटर तथा समीक्षा करना, ऑनलाइन आंकड़ों का प्रबंधन करना, ये सब इसके अंतर्गत जो है वो शामिल है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि जो रामागुंडम संयंत्र है वो इस तरीके से यहाँ पर लगाया गया है। तो ये था आज का हमारा चैप्टर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।